are you? Hope all of you are fine and fit. I am Dr. Neetu and today I am going to teach you chapter 4 class 6, that is sorting material into groups. Before starting I would like to tell you चैप्टर 4 का जो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स है, इसका क्या मतलब? सॉर्टिंग मतलब डिफरेंशिएट करना, सॉर्ट आउट करना, ठीक है, अलग करना. सॉर्ट मतलब अलग करना. मटेरियल्स मीन्स ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स. किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे अलग करेंगे ग्रुप्स में, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ. जैसे कि मदर है, मदर ने अपने उसके दो बच्चे हैं, एक डॉटर है एक सन है. उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों मैंने कपड़े धो रखे हैं, जाओ तुम तार पे से उतार लाओ, उसको सॉर्ट आउट कर दो. उसकी डॉटर गई, उसने सॉर्टिंग स्टार्ट की. उसका ब्रदर जो है उसने भी सॉर्टिंग स्टार्ट की. डॉटर ने जो सॉर्टिंग की वो क्या किया कि मम्मी के कपड़े अलग किए, पापा के कपड़े अलग किए, अपने अलग किए और अपने भाई के अलग किए. जबकि ब्रदर ने क्या किया, उसने भी सॉर्टिंग की, राइट. ब्रदर ने क्या किया कि उसने मम्मी पापा अपने और भाई के कपड़े अलग करने की बजाय उसने पैंट्स अलग किए, शर्ट्स अलग किए, साड़ीज़ अलग किए, ब्लाउज अलग किए, सारी चीज़ ट्राउज़र्स अलग किए. इस तरह से सॉर्टिंग की. उसकी सिस्टर ने भी ग्रुप्स बनाए और उसने भी ग्रुप्स बनाए. दोनों के ग्रुप्स करेक्ट है. ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसकी सिस्टर ने गलत किया या उसने गलत किया. नो, बोथ हैव डन राइट. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? उसके सिस्टर ने फैमिली को देखते हुए शॉर्ट आउट किया, मीन्स मम्मी पापा और अपने भाई को देखते हुए, और उसने कपड़े को देखते हुए शॉर्ट आउट किया. मतलब कि उसने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे की और उसने फैमिली के आधार पे किया. तो इस चैप्टर में हमें ऐसे ही पढ़ना है कि किसी ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग ग्रुप्स में कैसे करें. ग्रुप्स में सॉर्टिंग करने का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है और अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन हम किस बेसिस पे करें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. ऑब्जेक्ट अराउंड अस. सबसे पहले हमें अपने आसपास की चीज़ें देखनी है कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं. अगर मैं आपसे कहूँ बताओ आपके आसपास क्या है, तो आप होपफुली इस समय घर में होगी. आप कहोगे चेयर है, टेबल है, टीवी है, फैन है, बेड है, मिरर है, राइट. इस तरह से सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे और इन सब सारी चीज़ों का शेप, कलर, डिज़ाइन और यूजेस सब डिफरेंट होगा, राइट. चेयर पे हम बैठते हैं, बेड पे हम सोते हैं, फैन से हवा मिलती है, टीवी से हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं. सो देयर इज ए वास्ट रेंज ऑफ वेरिएशन एंड डिफरेंसेस. लास्ट चैप्टर में भी हमने क्या पढ़ा था? फूड के बारे में पढ़ा था, क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था, क्लोथ्स की वेरियस वेराइटीज़ के बारे में पढ़ा था, सिल्क पढ़ा था, वूल पढ़ा था, कॉटन पढ़ा था, फूड के डिफरेंट वेराइटीज़ पढ़ी थी. हर जगह का अपना अपना फूड होता है, अपनी अपनी वेराइटीज़ होती हैं, राइट. दिस whole paragraph is about that. We have seen that our food and clothes have so much variety in them, right? Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. हमारे आसपास बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं हर जगह. We see around us. हम अपने आसपास देखते हैं चेयर, पुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, stones and many other objects. All these objects have different shapes, color and uses. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको समझ में होपफुली आ गया होगा. अब इस पैराग्राफ में ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि रबर बॉल होता है, फुटबॉल होता है, मार्बल ग्लास होता है, अगर इनकी शेप कैसी होती है? राउंड होती है. एडिबल मटेरियल्स की बात करें तो एप्पल, ऑरेंज, दीज आर ऑल राउंड इन शेप, राइट. And ghada, it is not edible but it is round in shape. On the basis of that round shape के आधार पे हमने ग्रुपिंग की.
Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic. Similarly, कुछ ग्रुप्स जो कि प्लास्टिक्स के बेसिस पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि बकेट्स होते हैं, लंच बॉक्स, टॉयज, दीज आर ऑल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, पाइप्स. Examples, we have grouped object on the basis of their shape or materials they are made from. तो अभी नीचे टेबल 4.1 एंड 4.2 होगा, जिसमें आपको डिफरेंट दो चीज़ें होती हैं, एक मटेरियल्स और एक किससे वो बना है, एक ऑब्जेक्ट किससे बना है. जैसे कि अगर हम बात करें प्लेट, यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? प्लेट कैसा हो सकता है? प्लास्टिक की प्लेट हो सकती है, स्टील की प्लेट हो सकती है, ग्लास की प्लेट हो सकती है. ये सब आपने अपने घर में देखा होगा. इसी तरह से दूसरी चीज़ ले लें, पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है. तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो वो मटेरियल, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना है. दूसरी चीज़ हो सकती है हाँ एक ही मटेरियल हो, जैसे कि यहाँ पे आपको समझाया गया 4 पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कि और मटेरियल सेम हो. जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी क्या है आपका? मटेरियल हो गया. अब लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं? चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, प्लाव बना सकते हैं, बुलक कार्ट बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं, राइट. दीज आर ऑल मेड अप ऑफ वन मटेरियल, दैट इज वुड, बट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट. चेयर बैठने के काम आएगी, टेबल पे हम रख के खाना खाएंगे, टेबल इस काम आएगी, बुक्स रखने के काम आएगी, कवर, शेल्फ्स, these are all are made up of wood. Similarly, paper, books, notebooks, newspaper, पेपर मटेरियल पेपर ही होगा, लेकिन उसे हम बुक्स भी बना सकते हैं, नोटबुक्स भी बना सकते हैं, न्यूज़पेपर्स भी बना सकते हैं, टॉयज भी बना सकते हैं. सिमिलरली अगर लेदर की बात करें तो लेदर के बैग्स भी हो सकते हैं, लेदर के शूज़ भी हो सकती हैं, राइट. दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पैराग्राफ. इस बार मैं आपको पीपीटी या उससे नहीं समझा रही हूँ, इस बार मैं आपके एनसीईआरटी की बुक से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हो सकता है पीपीटी आपके पास हर समय ना हो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी. और आपको ज़रूरी है कि ये समझना कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को रीड करना चाहिए और उसकी चीज़ों को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एनसीईआरटी की बुक से होते हैं. सो दिस टाइम इसीलिए मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ. First we group, now coming to the point, first we grouped object in many different ways. We then found that objects around are made up of different materials. At times an object is made up of single material, an object could also be made up of many materials. ये explain कर दिया मैंने आपको, ठीक. अब बात आती है प्रॉपर्टीज. अब इन सबको समझने के लिए अब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बना दे रहे ना, उसमें कुछ प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी मतलब कुछ गुण होंगे, तब हम उसको बना रहे हैं. अब हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी मतलब हर किसी में गुण होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, लिविंग मटेरियल हो, नॉन लिविंग मटेरियल हो, सब में प्रॉपर्टीज होती हैं. तो यहाँ हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर ब्रॉडली कहें तो अपीयरेंस हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, हार्डनेस हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है. ये सब चीज़ें हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइंड करती हैं. तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्यों हम कपड़े में पानी नहीं रख पाते. वाई हैव यू एवर वंडर्ड वाई टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लोथ. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लोथ की वो प्रॉपर्टी नहीं होती है. क्लोथ क्या होता है? पोरस होता है. पोरस होता है मतलब कि अगर आप क्लोथ में कुछ रखोगे लिक्विड मटेरियल तो वो नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा, राइट. तो इसलिए क्लोथ की वो प्रॉपर्टी नहीं है. हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए जो उस लिक्विड मटेरियल को होल्ड आउट कर सके. वो क्या हो सकता है? स्टील का बर्तन हो सकता है, ठीक है, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, राइट. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. Right? Now, here
इज द प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस. उसका लुक कैसा होना चाहिए, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लाइक्स ए लस्टर अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस सभी को अट्रैक्ट करती है. तो हर कोई चमकती हुई चीज़ के पीछे भागता है, रस्टी मटेरियल के पीछे कौन भागता है. लेकिन नहीं, हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है. जहाँ हमें प्रेस करना आयरन की ज़रूरत है, वहाँ हम स्टील का यूज़ क्यों करेंगे, राइट. इसीलिए प्रॉपर्टीज सबसे अपीयरेंस. फर्स्ट थिंग इज अपीयरेंस. यू हैव टू रिमेंबर अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सभी मटेरियल्स डिफरेंट कैसे होते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminum. They are not there in wood. ठीक है, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेंगी कि क्या उसकी सिमिलैरिटी है, क्या उसके डिफरेंसेस हैं. अपीयरेंस आप समझ गए होंगे, आउटलुक देखने में वो कैसा है, अपीयरेंस, राइट. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. होप यू विल डू दिस एक्टिविटी कि पेपर कैसा दिखता है, कॉपर वायर कैसा दिखता है, एल्युमिनियम शीट कैसी दिखती है, चॉक कैसा दिखता है, किसमें लस्टर. लस्टर मीन्स साइन. यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है. डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? कट देम एनीवे as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with or without luster. अब यहाँ luster मतलब क्या होता है, साइन, चमकना. तो कुछ मटेरियल्स को हम देखते हैं चमकते हैं, कुछ नहीं चमकते हैं. जैसे कि अगर आप आयरन को ले लो, आगे होगा, आयरन को ले लो, तो आयरन क्या होता है कि पहले तो उसमें चमक होती है जब हम नया नया लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें रस्ट लग जाता है. मीन्स वो एयर के कांटेक्ट और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें रस्ट की अपीयरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाता है, जो अपना लस्टर खो देता है. तो ऐसे बहुत से मटेरियल्स हैं. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल. एग्जाम में आपसे श्योरली पूछा जा सकता है कि नेम फ्यू मेटल्स हैविंग लस्टर. तो आपको क्या लिखना होगा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स दैट हैविंग लस्टर मीन्स साइन, राइट. इसको आप अंडरलाइन कर लो अपने बुक में, जब ज़रूरत हो इसको एक बार रिवाइज कर लो एग्ज़ाम के टाइम पे. सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारी हार्डनेस की. हार्डनेस मतलब क्या हुआ, कितना स्ट्रांग है वो, कितना टफ है वो. ठीक है, जैसे आप कुशन है, कुशन को अगर आप, कुशन में क्या होता है, अंदर स्पॉन्ज होती है, अगर आप प्रेस करते हो तो वो प्रेस हो जाता है. डनलप का गद्दा होता है, गद्दे को आप प्रेस करते हो, उसमें कूदने में आपको बहुत मज़ा आता है. क्यों? क्योंकि वो प्रेस होता है. लेकिन वुड है, वुड पे आप कूदोगे तो वो हार्ड लगेगा, चोट भी लगेगी. आयरन क्या है, हार्ड है, मटेरियल है. सॉफ्टनेस इज डिस्क्राइब्ड एज जिसमें कि कंप्रेशन हो, जो दब जाए उसको हम कहेंगे सॉफ्ट, और जो नहीं दबे उसको हम कहेंगे हार्ड. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some materials which are difficult to compress are called hard. Example: iron is hard, sponge is soft. Nice. Now third property is solubility and insolubility. Very simple. Soluble मतलब जो घुल जाए, insoluble मतलब जो नहीं घुले. घुलेगा कौन? वो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. जैसे आपने एक टम्बलर लिया, मीन्स ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला, पानी में चीनी डाला, क्या बन गया, शरबत बन गया. क्या हो गया, चीनी क्या होगी, सॉल्युबल होगी, पूरा डिसॉल्व हो गई. नमक डाला, नमक भी घुल गया, डिसअपियर हो गया, दिख ही नहीं रहा चीनी कहाँ गई, और पानी में टोटली डिसॉल्व हो गया, डिसअपियर हो गया. दैट इज सॉल्युबल सब्सटेंस. इनसॉल्युबल क्या हुआ, सैंड डाला, घंटों तक हिलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सच रहेगा. तो sand is insoluble. Now you can do this table number 3, mixing different solid material into water. चेक कर सकते हैं आप क्या क्या soluble है और क्या क्या insoluble है. This is the third property of object, right? Now coming to, I think this is the last one, I think so.
Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances, right? ये भी एक important point है कि water बहुत ही important part होता है हमारे body का और water का बहुत important role होता है, right? अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया गया है कि लेमन जूस ले लो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन ऑयल, डिफरेंट और इसको वाटर में डिज़ोल्व करो, जो डिज़ोल्व हो जाएंगे दैट इज सॉल्युबल, मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी है। विनेगर को जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स एज वेल, लेमन जूस मिक्स एज वेल, मस्टर्ड ऑयल हमेशा तैर जाता है, इसलिए अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होता है, इसलिए insoluble होगा। कोकोनट ऑयल सेम एंड कैरोसिन ऑयल इज द सेम एग्जाम्पल, मीन्स insolubility, right? Object may float or sink in water. This is also one exercise. Some object float in water while others sink in it. Means जो कम वेट के होंगे वो क्या कर जाएंगे, जैसे dried leaves fallen on the surface of pond, a stone that you throw into this, मीन्स जो हैवी होंगे वो तो डूब जाएंगे और जो हल्के होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, राइट? जैसे कि पत्तियां वगैरह वो ऊपर सरफेस पे आ जाएंगी, लेकिन वही पत्थर आप मारो तो पत्थर नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ये समझाया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंसी में 3 पॉइंट्स हैं आपको अंडरस्टैंड करने हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। जस्ट रिमेंबर 3 वर्ड्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीन्स जो पारदर्शी है, जिसके आर पार हम देख सकें, जैसे कि ग्लास, राइट? यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट बॉटल्स रखी है ना, हमको इसके आर पार दिख सकता है, ठीक है? कुछ प्लास्टिक्स होती हैं वो टोटली ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनके आर पार देख सकते हैं, राइट? इसी तरह से ओपेक किसे कहते हैं, अगर आप अपने फिंगर से आइज को क्लोज कीजिए, आइज के आसपास रखिए और दूसरे साइड देखने का प्रयास कीजिए, ऐसे करके आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इट मीन्स दैट दिस योर पाम इज कम्प्लीटली ओपेक, यू कांट सी मटेरियल्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। मिरर ले लीजिए, अगर मिरर में पीछे के साइड मिरर है, वो अगर वो ग्लास है तब तो ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन अगर वो मिरर है मीन्स उसके पीछे पेंट लगा है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, दैट इज ओपेक। और वहीं अगर वो ग्लास है तो दैट इज ट्रांसपेरेंट, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक क्लियर हो गया होगा। ओपेक जिसके आर पार नहीं दिखे, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार अच्छे से देखे। जैसे ये मेरा ग्लास है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट, मुझे इससे उस पर अच्छे से दिख रहा है, मीन्स इट इज ए ट्रांसपेरेंट और माई हैंड्स आर ओपेक, राइट? एंड ट्रांसलूसेंट, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच एक वर्ड है ट्रांसलूसेंट। उसमें क्या होता है कि हल्का दिखता है, हल्का नहीं दिखता, मीन्स धुंधला जिसमें दिखाई दे, दैट मटेरियल इज ट्रांसलूसेंट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट या मटेरियल, और इसकी बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, राइट? आई होप आप सारे कीवर्ड्स समझ गए होंगे। हार्ड किसे कहते हैं, जो प्रेस ना हो वो हार्ड, जो सॉल्युबल नहीं है, जो खुल नहीं रहा है, इनसॉल्युबल। लस्टर जिसमें चमक है, मटेरियल समझ गए, मेटल्स समझ गए, ओपेक समझ गए होंगे, जिसके आर पार नहीं दिखता, जो स्मूथ सरफेस नहीं उसे रफ कहेंगे। सॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। आई होप यू all student understand well. If you don't understand, please feel free to ask me. This is all about the chapter 4, and very soon I will try to come live, give live classes to you. Hopefully in next I will solve these exercises in a live class coming you soon. Hope all of you are well and doing well. Thank you. Bye. If you like this, then please subscribe me. Okay? Bye. Have a nice day.